हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है कुछ इम्पोर्टेंट माइनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 2024 में आने वाले हर तरह का डीजीएमएस माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन आज का एमसीक्यू सेट का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्स अंडर माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट। यानी कि माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के बारे में हम अगर बात करते हैं तो इनमें से जो भी ऑप्शंस है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट को हम माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो एक एक करके ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहला ऑप्शन, डेथ ऑफ ए पर्सन कॉज्ड ड्यू टू इलनेस ऑफ द पर्सन। यानी कि जो आदमी का मौत हुआ है इलनेस के लिए, यानी कि उसका बुखार था और उसका डेथ हो गया। दूसरा ऑप्शन जो है, व्हेन ए पर्सन वर्किंग विद इन द माइन बाउंड्री गेट्स हार्ट अटैक एंड डाइज। यानी कि हार्ट अटैक के वजह से एक आदमी माइंस के अंदर जो काम कर रहा था उसका डेथ हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन एन ऑपरेटर वर्किंग एट वेस्ट डंप गेट इंजर्ड एंड डाइज। यानी कि वेस्ट डंप में एक ऑपरेटर काम कर रहा था, कोई भी मशीनरी चला रहा था, किसी भी वजह से वो काम करते वक्त उसको इंजरी हुआ और उसका डेथ हो गया। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिच। यानी कि ये सभी में से सभी माइन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट के अंदर में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। क्यों है इसका सही आंसर ऑप्शन सी? क्योंकि माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट का जो फंडामेंटल्स है, यानी कि माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, माइन एम्प्लॉय को होना चाहिए, और जो रीजन के वजह से जो एक्सीडेंट हुआ वो इंसिडेंटल टू माइनिंग होना चाहिए। यानी कि कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज़ के वजह से माइन बाउंड्री के अंदर माइन एम्प्लॉय के साथ अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको हम लोग माइनिंग स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी में जो था, ऑपरेटर का डेथ हुआ यानी कि वो एम्प्लॉय था। दूसरा चीज़ क्या है, वेस्ट डंप में वो काम कर रहा था यानी कि माइन बाउंड्री के अंदर हो गया। तीसरी बात है कि जो इंजरी हुआ काम करने के टाइम में हुआ है, यानी कि माइनिंग एक्टिविटीज़ के दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। बाकी जो दो ऑप्शन है उसमें से एक का नेचुरल कॉज, यानी कि हार्ट अटैक के वजह से, वो तो कोई भी नेचुरल कॉज हो गया, इसीलिए वो स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में नहीं आएगा। और जो पहला वाला ऑप्शन था कि इलनेस के वजह से, वो भी नेचुरल कॉज है, इसीलिए ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्वायरी इनटू एन एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ shall be made by an inspector of mines within dash। माइंस एक्ट में जो प्रोविज़न है कि कोई भी माइंस में अगर एक्सीडेंट जिसके वजह से डेथ हुआ हो आदमी का, तो उसका इंक्वायरी करने के लिए इंस्पेक्टर कितना दिन के अंदर माइंस में आएंगे। इसका जो सही आंसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है माइंस एक्ट का, इसका सही आंसर है 2 मंथ, जो कि ऑप्शन डी में है। 2 महीने के अंदर अंदर इंस्पेक्टर ऑफ माइंस उस एक्सीडेंट का इंक्वायरी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन जॉइंड इन एन ओपन कास्ट माइन ऑन 2nd day of November, हाउ मेनी डेज ही मस्ट अटेंड ड्यूटी टू गेट बेनिफिट ऑफ एनुअल लीव विथ वेजेस। ये भी माइंस एक्ट का क्वेश्चन। एक आदमी जो कि माइंस में ज्वाइन किया, ओपन कास्ट माइंस में कब ज्वाइन किया? नवंबर 2 तारीख को। तो कितना दिन अगर वो ड्यूटी अटेंड करता है तो जो एनुअल लीव विथ वेजेस का बेनिफिट अवेल कर सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है?
20 डेज, 90 डेज, 49 डेज, 40 डेज। तो ये भी माइंस एक्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे माइंस एक्ट में लिखा गया है कि ओपन कास्ट माइंस में अगर 1 जनवरी को छोड़ के कोई भी दूसरा दिन अगर कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है एक माइन में, तो मिनिमम अगर जो रेस्ट ऑफ द डेज जितना दिन बच गया उस साल का, उसमें से अगर 2/3 डेज वो ड्यूटी अटेंड करता है तो वो एलिजिबल होगा एनुअल लीव विथ वेजेस का बेनिफिट अवेल करने के लिए। तो अगर 2 नवंबर को ड्यूटी ज्वाइन किया है तो कुल मिला के नवंबर का 29 दिन और दिसंबर का 31 दिन, यानी कि टोटल 60 डेज। तो टोटल उसका जो साल का और बाकी कितना दिन बच गया है 60 डेज। 60 डेज मतलब 60 दिन का 2/3 हो गया 40, यानी कि मिनिमम अगर वो 40 दिन अटेंड करता है ड्यूटी तब जाके वो एलिजिबल होगा एनुअल लीव विथ वेजेस का बेनिफिट अवेल करने के लिए। और इसमें ईएल कितना मिलेगा, उसमें जो लिखा हुआ है कि 1 ईएल एट द रेट ऑफ कितना, हर 20 दिन के लिए 1 ईएल मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन उसको मिनिमम बाकी जितना दिन बच गया है उस साल का उसका 2/3 डेज ड्यूटी अटेंड करना पड़ेगा। तो अगर 2 नवंबर वो ज्वाइन किया है तो उस साल में दिसंबर 31 तक टोटल बचता है 60 दिन। 60 दिन का 2/3 अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 40। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 40 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ एन एक्सप्लोसिव कलम टू द ब्लास्ट होल डायमीटर इज नोन एज डैश। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो एक्सप्लोसिव हम चार्ज करते हैं ब्लास्ट होल में, उस एक्सप्लोसिव कलम का डायमीटर और जो ब्लास्ट होल का डायमीटर, उस दोनों का रेशियो को क्या बोला जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, चार्ज डेंसिटी रेशियो, पॉइजन रेशियो, डीकपलिंग रेशियो, सेंसिटिविटी रेशियो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है डीकपलिंग रेशियो, जो कि ऑप्शन सी में है। एक्सप्लोसिव कलम का डायमीटर और ब्लास्ट होल का डायमीटर, ये दोनों का रेशियो को बोला जाता है डीकपलिंग रेशियो। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Which of the following is not a technique of controlled blasting? कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा टेक्निक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या है, साइड कास्टिंग, प्री स्प्लिटिंग, एयर डेकिंग, डेक चार्जिंग। तो इसका सही आंसर क्या है, प्री स्प्लिटिंग एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है, एयर डेकिंग भी एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है, डेक चार्जिंग भी एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है। बाकी बच गया हमारा साइड कास्टिंग। साइड कास्टिंग एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं है, ये एक मेथड ऑफ वर्किंग है साइड कास्टिंग। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, यानी कि साइड कास्टिंग एक कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बॉक्स कट इन सरफेस माइनिंग मीन्स डैश, यानी कि सरफेस माइनिंग में बॉक्स कट का मतलब क्या है, किसको हम लोग बॉक्स कट बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग या सरफेस माइनिंग में। ऑप्शंस क्या क्या है, इनिशियल कट टू स्टार्ट ए माइन, स्मूथ कट टू मेक ड्रेन फॉर वाटर फ्लो, क्यूडल कट टू रिमूव ओवरहैंग, ऑल ऑफ दिस। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में, माइनिंग मेथड के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो जो इनिशियल कट टू स्टार्ट ए माइन, कोई भी माइन स्टार्ट होने के टाइम में जो इनिशियल कट किया जाता है उसको बोला जाता है बॉक्स कट, जो कि ऑप्शन ए में लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनिशियल कट टू स्टार्ट ए माइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन डैश। हम लोग जो मो स्केल बोलते हैं, ये मो स्केल किस पर्पज में यूज होता है, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। डेंसिटी, स्टिकीनेस, हार्डनेस, परमिएबिलिटी।
तो वो स्केल इसको बोला जाता है मो स्केल ऑफ हार्डनेस, क्योंकि मो स्केल यूज होता है हार्डनेस डिटरमाइन के लिए। जो टाप जिप्सम कैल्साइट फ्लोराइड एपेटाइट करके डायमंड तक है ना, कोरोंडम डायमंड, तो ये जो स्केल है ये स्केल यूज होता है कोई भी मेटल का हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मो स्केल इज यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन इज डैश। ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन यानी कि ब्लास्टिंग के बाद जो वाइब्रेशन होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, जो उसका यूनिट क्या है, इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन का। तो ऑप्शन क्या क्या है, मिलीमीटर पर मिनट, मिलीमीटर पर सेकेंड, डेसिबल मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर है mm पर सेकेंड यानी कि मिलीमीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन बी में है। आप देखिएगा इसका भी एक चार्ट है जिसको कि हम लोग जो अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है कि अगर ओनर का होगा, अगर ओनर का नहीं होगा उसमें भी और भी चीज़ें हैं, जैसे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है या डोमेस्टिक बिल्डिंग है, इस सब को देखते हुए एक उसका चार्ट भी है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस सब में जो ब्लास्ट इंड्यूस्ड वाइब्रेशन का मेजरमेंट किया जाता है उसका यूनिट है mm पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रीजन फॉर मिसफायर इज डैश। मिसफायर क्यों होता है, क्यों होता है तो बोलेंगे नहीं, ये जितना ऑप्शन दिया गया है इनमें से क्या कौन सा एक सही रीजन हो सकता है मिसफायर होने का। तो ऑप्शन क्या क्या है, पोर स्टेमिंग, लो करंट, एक्सेसिव चार्ज, ऑल ऑफ दिच। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मिसफायर का रीजन क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि लो करंट, क्योंकि जो ऑप्शन ए में लिखा गया है पोर स्टेमिंग, पोर स्टेमिंग होगा तो क्या होगा, पोर स्टेमिंग होगा तो हो सकता है ब्लास्टिंग अच्छा से ना हो, बोल्डर जनरेट हो, लेकिन उसमें मिसफायर नहीं होगा। एक्सेसिव चार्ज होगा, उसमें क्या होगा कि मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा चूरा हो जाएगा, उसका जो साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसमें हमारा पाउडर फैक्टर बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन जो कि हमको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्सप्लोसिव खर्चा हो जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए वो मिसफायर का रीजन नहीं है। लेकिन लो करंट जो है उसके वजह से मिसफायर हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लो करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्डनेस ऑफ ह्यूमन नेल वैरीज बिटवीन डैश, यानी कि आदमी का जो नेल है, जो नाखून है, उसका हार्डनेस कितने से कितने के बीच में रहता है। ये भी है मो स्केल ऑफ हार्डनेस का एक क्वेश्चन है। 0.5 to 1.5, 3 to 4, 1.5 to 2.5, 2.5 to 3.5। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 1.5 to 2.5। ये हार्डनेस है ह्यूमन नेल का, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 1.5 to 2.5। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला DGMS माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए। इसी सेम टाइप का बहुत सारा MCQs क्वेश्चन सेट हम लोग अब करेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहुंचे, और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।